नमस्कार साथियों, ये बात है 1769 की। बंगाल के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। भूख की वजह से 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोग मारे गए थे। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले 3 वीडियोस बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस भयंकर अकाल के क्या क्या कारण थे, देखिए दोस्तों, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने डुअल गवर्नेंस का सिस्टम बना दिया। दोहरी शासन व्यवस्था वहां पर बना दी। अब इस व्यवस्था में कंपनी का काम था राज्य से टैक्स को कलेक्ट करना, और नवाब के पास थी राज्य की कानूनी व्यवस्था और राज्य की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी। कंपनी के पास अधिकार थे, लेकिन उनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। और नवाबों के पास जिम्मेदारियां तो थी, लेकिन कोई अधिकार नहीं थे। तो ऐसा चल रहा था सिस्टम। और अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर दबाव डाला कि वे खाद्य फसल ना उगाकर व्यापारिक फसलें उगाएं, जैसे पॉपी और नील, ताकि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। और ऐसा करने से अनाज की कमी आने लगी। और फिर 1769 में बारिश भी नहीं हुई तो लोग भूख के मारे अपनी जानें गंवाने लगी। और अंग्रेज अधिकारी इस सिचुएशन को इग्नोर करे जा रहे थे। उनका ध्यान तो भारत से ज्यादा पैसा कमाने पर था। जनता की कठिनाइयां और परेशानियां बढ़ती जा रही थी। पब्लिक के लिए राहत का कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा था कि भारत के साथ बिना किसी रुकावट के भी व्यापार कर सकें और भारत के फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज किया जा सके। जब ये पूरी कहानी इंग्लैंड पहुंची तो इंग्लैंड के लोगों ने कंपनी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी, कंपनी के अधिकारी तो अपना पैसा कमाने में लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार देखकर ब्रिटेन वासियों ने उन पर कंट्रोल रखने की मांग की। उनकी इनकम, रेवेन्यू, सब कुछ लेखा जोखा रखने की मांग। दोस्तों, कंपनी में भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 10 पाउंड उधार मांगने पड़े। फिर तो कंपनी पर कंट्रोल करने की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। तो फिर कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखने के लिए सन 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों को कहा गया कि पॉलिटिकल, ट्रेडिंग, टैक्स कलेक्टिंग, ये सभी डेटा को आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। और उनसे कहा गया कि कंपनी के अधिकारी एक्स्ट्रा पैसे ना कमाएं। वापस इंग्लैंड पहुंचने पर उन सब पैसों का ब्यौरा देना होगा। इस एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर को कंपनी के पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर लिया गया। न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय एस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक और नया लॉ पास किया, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के जरिए ब्रिटेन में एक कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया, और इस बोर्ड में ब्रिटिश सरकार को मिलिट्री और राजस्व के मामलों का अधिकार मिल गया। और गवर्नर जनरल को ही भारत में मौजूद सभी ब्रिटिश फौजों का मेन सेनापति बनाया गया। और इस एक्ट का नाम इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट के नाम पर रखा गया। दोस्तों, ये चार्टर एक्ट 1793 में, फिर 20 साल बाद 1813 में, फिर 20 साल बाद 1833 में, फिर 20 साल बाद 1853 में जी आए। दोस्तों, अभी के लिए आप इतना समझिए कि इन सभी चार्टर एक्ट का रिजल्ट ये निकल कर के आया कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हटते गए और ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया। ब्रिटिश भारत में हर जिले में टैक्स कलेक्टिंग के लिए कलेक्टर और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जज बनाए गए। और इंडियंस, भारतीय, इस पद पर नहीं जा सकते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के पर्सनल लॉज, उनके रीति रिवाजों को चेंज करना ठीक नहीं समझा। लेकिन भारत में एक बहुत ही कठोर प्रथा थी, जिसका नाम है सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता में, जलती हुई चिता में अपने प्राण त्यागने होते थे। सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की हेल्प से इस सती प्रथा को खत्म करवाया, और फिर अंग्रेजों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 जज और होते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी स्टेब्लिश किया गया। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अकॉर्डिंग न्याय देने पर जोर दिया गया, लेकिन इंडियंस और यूरोपियंस के सेम लॉज नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग थे। अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत की कॉलेज को भी स्टेब्लिश किया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के नाम से एक संस्था को स्टेब्लिश किया, जिसका मेन पर्पस था प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत की जानकारी कराना। उधर अंग्रेज सरकार भी ये समझने लगी थी कि अगर हमें लंबे समय तक इधर शासन करना है तो
अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को फैलाना शुरू कर दिया। फिर सन 1835 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकाले की लीडरशिप में यूरोपियन ढंग से इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को अपनाने की नीति घोषित कर दी। फिर अंग्रेजी की मांग बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने जमीन को लेकर भी कुछ नियम बनाए। अंग्रेज सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मालगुजारी वसूल करने के तरीके सोचने लगी। दोस्तों, ये मालगुजारी जमीन पर लिया जाने वाला टैक्स होता है। वॉरेन हेस्टिंग ने ये नियम बनाया कि जमीन का टैक्स वसूल करने के लिए ये पूरा ठेका किसी आदमी पर दे दिया जाए। अगर वो आदमी ठीक से काम नहीं करता है तो दूसरे आदमी को उसकी जगह पर नियुक्त कर लिया जाए। उसने ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करके देने वाले को नीलामी के हिसाब से उनको और उनके बेटों को जिंदगी भर के लिए उस गांव का जमींदार बना दिया गया। दोस्तों, ये जो सिस्टम था इसी को जमींदारी प्रथा कहते थे, इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते थे। फिर यही लोग जमीन के मालिक बन गए और ये मालिक तभी तक थे जब तक ये अंग्रेजों को टैक्स वसूल करके देते रहेंगे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले लोगों को हटाने का अधिकार था, उनसे उनकी जमीन छीनने का भी अधिकार था। ये प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध के प्रांतों में शुरू की गई थी। साउथ इंडिया के मद्रास प्रांत में टैक्स देने का काम काश्तकारों को सौंपा गया। काश्तकारों को अपनी उपज का 50% से भी ज्यादा हिस्सा जमीन की टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास के इलाकों में जमीन टैक्स कई गांव के ग्रुप्स के मुखिया से वसूल किया जाता था और ये ग्रुप्स महाल कहे जाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहा जाता था। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। ऐसे लोगों की आपको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।